ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1858 का एक्ट, फिर 1861, फिर 1892 एक्ट पास किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद में 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और जिसमें ब्रिटेन जो था वो फ्रांस के साथ में मित्र राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, मतलब लीडर था। और ऐसी स्थिति में जब अंग्रेज एक्सिस मैंने धुरी राष्ट्र मैंने जर्मनी एक तरफ, और हंगरी ऑस्ट्रिया, और इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य एक तरफ, तो ये युद्ध जो हुआ, आप जैसे कि वर्ल्ड वार कहते हैं, तो ये विश्व जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। और इसके परिणाम क्या हुए? जबरदस्त खून खराबा, मारकाट, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति की हानि, लाखों लोग मारे गए। तो अंग्रेज जब ये युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि हम युद्ध में फंस गए हैं, हमें अधिक से अधिक हिंदुस्तानी सेना की ज़रूरत है। और इसके लिए उन्होंने लगभग 25 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी फोर्स का रिक्रूटमेंट इंडिया में किया। और इसमें गांधी जी ने उस समय में बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने सहयोग दिया कि अंग्रेज़ को मदद किया जाए वार में। कुछ लोगों का ये कहना था कि अभी मौका आया है, यहीं भुना लो और हमें मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी समय हथौड़ा मारने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था, खास करके जो कांग्रेस और उस जो नरमपंथी लोग थे उनका, या गांधी जी का भी, कि हमें अंग्रेज़ों को मदद करना चाहिए। और दोस्तों, अंग्रेज़ों ने ये वादा किया कि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा था। तो दोस्तों, ये जो एक्ट पास हुआ इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, या मॉन्टफोर्ड एक्ट कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मॉन्टेग्यू जो था उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, और चेम्सफोर्ड जो था वो हिंदुस्तान का वाइसराय था। तो दोनों के नाम पर इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मॉन्टफोर्ड एक्ट। अब दोस्तों, इसका जो पहला जो उद्देश्य था वो क्या था? कि अधिक से अधिक हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के शासन प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी। जो बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म का थ्योरी अंग्रेजों ने इजाद करके रखा था कि हिंदुस्तान को हम सभ्य करने के लिए आए हैं, और हम उदारवादी विचार से बेनिवोलेंट माने मददगार के रूप में हिंदुस्तान के अधिक से अधिक लोगों को हम जागृत करेंगे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे, उनको सभ्य करेंगे, उनको कल्चर सुसंस्कृति करेंगे। ये व्हाइट मैन्स बर्डन का जो थ्योरी था उसको उन्होंने अब दरकिनार कर दिया। तो बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म का जो थ्योरी है उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया, और अब उनका जो एकमात्र जो उद्देश्य था वो क्या था? कि हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, 1909 का जो एक्ट हुआ उसमें उससे राष्ट्रवादी, खास करके कांग्रेस के लोग खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपने तो ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया है, कोई भी आपने हिंदुस्तानियों के विकास के लिए तो कुछ किया नहीं, और इसके उलट आपने जो है ना पृथक निर्वाचन मंडल मैंने सेपरेट इलेक्टेड की व्यवस्था कर दिया, जो कि हिंदुस्तानियों को धर्म के आधार पर अलग अलग बांट देंगे। और ये हुआ भी, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ 1947 में, उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो क्या था? सेपरेट इलेक्टेड का। और यही जो पृथक जो निर्वाचन मंडल का जो व्यवस्था था वो हिंदुस्तानियों को कभी भी एक नहीं होने दिया। तो दोस्तों, अंग्रेज का उद्देश्य क्या था? कि फूट डालो राज करो। और इसके तहत में उन्होंने 1919 के एक्ट में क्या किया?
पहला, जो अभी तक मुसलमानों को उन्होंने पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया था, अब उन्होंने सिख को भी दे दिया, यूरोपियन को भी दे दिया, क्रिश्चियंस को भी दे दिया। तो इस तरह से हिंदुस्तान को उन्होंने जाति मैंने धार्मिक समुदायों में, विभिन्न धार्मिक समुदायों में बांट दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि 1919 के एक्ट के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग पढ़ते होइएगा। जो सबसे पहला जो पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल माने उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था ब्रिटिश भारत में करेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने डायरकी की स्थापना किया। डायरकी मतलब द्वैध शासन इन द प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोविंसेस में उन्होंने जो सब्जेक्ट थे उसको 2 भागों में बांटा। एक सब्जेक्ट का नाम था ट्रांसफर्ड और दूसरे का नाम था रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है ना, हल्के हल्के जो डिपार्टमेंट थे उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा गया था। 1919 के एक्ट के द्वारा उन्होंने चुनाव की व्यवस्था किया, हिंदुस्तानी मंत्री बनाए गए और गवर्नर, ये मंत्री जो थे वो इनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का प्रभार दिया गया। तो एक और रिजर्व सब्जेक्ट के मामले में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उसको इंचार्ज बनाया गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे छोटे छोटे मामले जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ या एजुकेशन हुआ या हेल्थ हुआ, ये सारे जो छोटे छोटे विभाग थे जो कल्याणकारी विभाग हैं, तो इसको कहाँ रखा उन्होंने? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। लेकिन जो फिनांस है, जैसे इरिगेशन है, तो इन सबको उन्होंने कहाँ रखा? रिजर्व सब्जेक्ट में। तो इस तरह से उन्होंने डायरकी माने द्वैध शासन की स्थापना प्रोविंस के स्तर पर किया। तीसरी विशेषता क्या थी? इस एक्ट के द्वारा एक क्लासिफिकेशन किया गया। वो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या था? पहला कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के रूप में कौन से सब्जेक्ट प्रोविंशियल रहेंगे और कौन से सब्जेक्ट सेंट्रल रहेंगे, माने केंद्र सरकार के जिम्मे में रहेगा। लेकिन बंगाल और बॉम्बे ने जब विरोध प्रकट किया, जैसे इनकम टैक्स को उन्होंने केंद्र की सूची में रखा था, तो जब बंगाल और बॉम्बे ने विरोध प्रकट किया तो उनके लिए नियम बनाया कि ठीक है, मैं आपको जो भी हमें आमदनी होगी उसका 25%, मतलब जो आपके क्षेत्र से आमदनी होगी उसका 25% जो है ना, हम फिर आपको वापस देंगे। अगला पॉइंट क्या था कि कोई भी बिल अगर असेंबली से पास होता है तो वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि वायसराय के द्वारा उस पर दस्तखत नहीं किए जाते हैं। इस एक्ट के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की है। जैसे अभी आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में अभी क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। इसकी शुरुआत 1919 एक्ट से होती है। और दोस्तों, जैसे कि असेंबली जो है उसमें 145 सदस्य था संख्या, और जो 3 साल के लिए चुने जाते थे, जिसमें कि अधिकांश सदस्य लगभग 105 सदस्य जो है वो चुने जाते थे, बाकी नॉमिनेटेड होते थे। और दूसरा जो था वो काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको कि अपर हाउस कहते हैं, जिसको आज की तारीख में राज्यसभा कहा जाता है, उसके 60 सदस्य थे और ये भी 5 साल के लिए चुने जाते थे। दोस्तों, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और वो था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति। और आप देखेंगे कि 1919 के एक्ट के बाद भारत में केंद्र स्तर पर पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य स्तर पर प्रोविंशियल सर्विसेज कमीशन, इसकी स्थापना की गई। और जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि अब हिंदुस्तान के लोग भी आईएएस, माने जो उस समय में आईसीएस कहा जाता था और आईपीएस को आईपी कहा जाता था, ये हो सकते थे और इनकी नियुक्ति की जाने लगी 1920 के बाद से। और एक इंपॉर्टेंट जिसमें प्रोविजन था कि 10 साल के बाद इस एक्ट की समीक्षा की जाएगी, मतलब 1929 में। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1927 में 2 साल पहले ही
इस एक्ट की समीक्षा करना शुरू किया। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि कांग्रेस जो है वो अब बहुत वसीफोरस हो रही थी। आपको मालूम होना चाहिए कि 1920, 21 में 22 तक गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला। कांग्रेस ने 1919 के एक्ट को कोई मान्यता नहीं दिया। उन्होंने कोई चुनाव में भाग नहीं लिया। दूसरे दल के लोगों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लिया। कांग्रेस ने तो असहयोग आंदोलन चला दिया 1920-21 में, और जो 1922 के फरवरी तक चला, चोरा चोरी कांड तक। तो दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया, और वो सभी मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, उसमें हिंदुस्तानी का कोई भागीदारी नहीं था। और इसलिए कांग्रेस के लोग और राष्ट्रवादी लोग बहुत ज़्यादा आहत हुए। और आपको मालूम होना चाहिए, जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय को, जो पंजाब के शेरे पंजाब कहलाते थे, उन पर लाठी का प्रहार हुआ, और उस लाठी के प्रहार से 10-15 दिन के अंदर में उनकी मृत्यु हो गई। और इसके कारण से आप जानते हैं कि इससे बहुत सारे राष्ट्रवादी दुखी हुए, परेशान हुए। गो बैक साइमन का नारा पूरे हिंदुस्तान में लगा। तो यह साइमन कमीशन फेल हो गया, क्योंकि किसी राष्ट्रवादियों ने उसको कोई तवज्जो नहीं दिया। दोस्तों एक और जो इसका माइनस पॉइंट था वो क्या था कि जो सीट जो एलोकेशन किया गया था असेंबली में और काउंसिल में, उसमें पॉपुलेशन के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस, कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस वर्ग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो उन्होंने इलेक्शन का भी जो विधान किया था, जो वोटिंग राइट्स जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के आधार पर किया था, कि मतलब जो व्यक्ति 3000 रुपया टैक्स देता है, उस जमाने में 3000 बहुत होता था, कि लैंड रिवेन्यू अगर कोई व्यक्ति 3000 रुपया देता है तो उसको वोटिंग का राइट था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अधिकांश जो लोग थे, हिंदुस्तानी लोग थे, उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्टेड मेंबर्स का जो पोजीशनिंग किया गया था, वो पॉपुलेशन के आधार पर ना होकर के उस राज्य विशेष, उस कम्युनिटी विशेष के आधार पर उसका निर्धारण किया गया था, जो कि पूरी तरह से सरासर अनडेमोक्रेटिक या अप्रजातांत्रिक था। फिनेंशियल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसको बहुत कमतर तरीके से उसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर को या केंद्रीय जो विधायिका उनको बहुत कम पावर दिया गया था। बजट को 2 भाग में विभाजित किया जाएगा। एक भाग को वोटेबल रखा गया और दूसरे भाग को नॉन वोटेबल रखा गया। और जो वोटेबल जो आइटम रखा गया वो टोटल बजट का एक्सपेंडिचर का ओनली 1/3, 1/3, और 2/3 पर कोई बहस नहीं हो सकता था। दैट वाज नॉन वोटेबल। ये भी पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक व्यवस्था था, जहाँ पर कि विधायिका के अधिकार को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया था। अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कि विधायिका, खास करके फिनेंशियल मामले में हम क्या देखते हैं कि लोकसभा को सबसे ज़्यादा ताकत है, राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक रखने का अधिकार है। तो ये जो डेवलपमेंट, हालांकि ये पूरी तरह से प्रजातांत्रिक नहीं था, लेकिन इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इवॉल्व किया, मतलब उसको विकसित करने में सहयोग किया। और यहीं से हमारे देश में पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली मजबूत होने लगी, जिसका कि बानगी मैं 1935 के एक्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने 1919 एक्ट को खारिज कर दिया, लेकिन दूसरे जो नेता थे, खास करके एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल का जो पाल है उनका नाम है बिपिन, जो पहले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में माने जाते थे, अब धीरे धीरे वो लिबरल होते गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू,
ये सभी जो है वो इस एक्ट को मान लिया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया और इसके तहत में उन्होंने चुनाव लड़ा। इसी तरह से मदन मोहन मालवीय ने भी इस रिफॉर्म को सपोर्ट किया और आपको मालूम है कि धीरे धीरे वो किधर चले गए, हिंदू महासभा में, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हो गए। उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना, इस एक्ट के पास होने के बाद में उन्होंने देखा कि गांधी जी का बढ़ता हुआ प्रभाव हो गया है, उनके एकाधिकार धीरे धीरे कांग्रेस पर स्थापित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया 1920 में और उसके बाद में वो इंग्लैंड चले गए। उसके बाद में वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे, काफ़ी पैसा उन्होंने कमाया। 1934 में वो वापस आए और उसके बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, जो मृत्यु पर्यंत तक वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे और हिंदुस्तान का उन्होंने पार्टीशन करा दिया। तो ये सब खास इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं।